हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के सहयोग से 10वीं के सभी सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क में। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। और आपको पता है कि भूगोल का हमारा पहला चैप्टर ही अभी चल रहा है। और पहला चैप्टर जो है यह कई इकाइयों में बटा हुआ है। इनका इकाई एक है प्राकृतिक संसाधन, और इसी इकाई एक का क भाग जो है वह है भूमि संसाधन। हम इसी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। इनके 4-5 लेक्चर आ चुके हैं, वह वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप सर्च कीजिएगा क्लास 10th ज्योग्राफी बाय नॉलेजपुर, या नॉलेजपुर लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। या फिर आप नॉलेजपुर अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल पे जाइए, चैनल में पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th ज्योग्राफी नाम से बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसके और पार्ट को देख लीजिए। तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे भू संरक्षण के बारे में, यानी हम मिट्टी को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, हम इसी के बारे में मूल रूप से पढ़ रहे थे। तो हम लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि इनका एक छोटा सा 4-5 मिनट का एक और लेक्चर लेके आऊँगा, जहाँ पर इसके बचे हुए जो हमारे इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट हैं उनको डिस्कशन कर लेंगे, उनके साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा भू संरक्षण में हम आपको बताए हुए थे, इसी में यह है, याद रखिएगा कि मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे, यानी मृदा में जो गुण है वह बरकरार रह सके लंबे समय के लिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्षा जल का संचयन करना होगा। तो वर्षा जल का संचयन और भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। तो अब यहाँ पे आप हमें बताइए कि भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूपृष्ठीय जल से क्या तात्पर्य है, ऐसा जल जो मिट्टी के ऊपर है। तो एक्चुअल में सब जल मिट्टी के ऊपर ही होता है, हाँ, लेकिन कुछ खाई में। तो जो हमारा भूपृष्ठीय जल है, इनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो हम रासायनिक खाद का कम प्रयोग करके अपने खेतों में, उनके बाद जितने भी हमारे कारखाने हैं उनसे जो अपशिष्ट पदार्थों को जो एक तरीके से मिट्टी की गुण को जो कम कर देते हैं, उनको हमें खेतों में छोड़ने से पहले या फिर पानी में छोड़ने से पहले हमें उनको एक तरीके से प्यूरीफाई करना पड़ेगा, ताकि वह हमारे मिट्टी की गुणवत्ता को कम ना करे। उनके बाद हमें भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का भी प्रबंधन करना पड़ेगा। भूमिगत जल का पुनः पूर्ति से क्या मतलब है कि जो जल भूमि के नीचे है, आप हमें बताइए, अभी जो हम लोग जो जल का उपयोग करते हैं, आप नल के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से, या फिर इवन आपके घर में जो मोटर लगा हुआ है, वो पानी कहाँ से लेके आपको ऊपर देता है, तो भूमि के नीचे से लेके देता है। तो अब मान लीजिए आप अभी अपने घर में पूछिएगा अपने पापा को, उनके ज़माने में कितने फीट नीचे से पानी मिल रहा था, और अभी के ज़माने में कम से कम आपको 40 फीट पानी, 40 फीट जो है पाइप, ये इसको ज़मीन के नीचे डालना होगा, कम से कम इतना, तब जाके आपको पानी उपलब्ध होगा। तो हमें क्या करना होगा, अब देखिए, ये जो एक्चुअल में जो जल है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो यही जल वाष्पित होकर फिर ऊपर जाता है बादल बन के, मतलब वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, बादल बनता है, फिर एक प्रक्रिया के बाद वह वर्षा के रूप में नीचे भी आ जाता है। लेकिन समस्या क्या है, आपने 40 फीट नीचे खाई से पानी निकाला, अब यहाँ से यहाँ तक ये सब का सब मिट्टी ही है। अब वर्षा का जल मान लीजिए वो मिट्टी पे आया, इनके बाद क्या होता है, या फिर मान लीजिए आपने ट्यूबवेल से जो है मान लीजिए आपने पानी, आपका पानी नीचे भी गया, आप पैर धोते हैं, उस समय कपड़ा धोते हैं या फिर बर्तन साफ करते हैं, तो उस दौरान भी आप पानी को मिट्टी पे उड़ेलते हैं। लेकिन यह जो पानी है, यह मिट्टी के इस वाले भाग पर नहीं आ पाएगा जहां से आपने पानी निकाला था। यही यहाँ पे कह रहा है कि हमें भूमिगत जल का पुनः पूर्ति का भी प्रबंधन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध अपने खेतों में पानी दिए जा रहे हो, अपने घर के आपने
जो टूटी हुई नल का वो आपने खुला छोड़ दिया, पानी जा रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा पानी तो नीचे जाएगा ही, लेकिन पानी वहाँ नहीं जा पाएगा जहाँ से आपने निकाला था। जैसे मान लीजिए आपने अगर यहाँ से नीचे से अगर आपने 100 लीटर पानी आपने बाहर निकाला और 100 लीटर पानी को जब आप उड़ेल दीजिएगा ना मिट्टी पे, तो ये यहाँ से 2-3 फीट नीचे अपने उनके नीचे का पानी है उनको भी ये पूर्ण रूप से भिगो नहीं पाएगा। मतलब वहाँ की मिट्टी अवशोषित करते करते वो 5 फीट के नीचे नहीं जा पाएगा। तो हमें ये जो भूमिगत जल है हमें इसके प्रबंधन का भी व्यवस्था करना होगा। यही यहाँ पे दिया है, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का भी प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। तो आप अपने पिताजी से पूछ कर बताइएगा कि पिताजी आपके समय में कितने फीट नीचे से पानी मिल जाता था, मतलब आपको पानी निकालने के लिए कितना फीट पाइप को नीचे डालना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है क्या, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, यानी बहुत ही बढ़िया है, जो फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित है। इनके बारे में हम पट्टिका कृषि के बारे में कल भी आपको समझाए थे। पट्टिका कृषि क्या है, मान लीजिए 2 पौधों के बीच में या फिर 2 क्यारियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए आपने एक पौधा यहाँ लगा दिया, ठीक है, दूसरा पौधा आपका यहाँ है, इनके बीच में जो डिफरेंस है इनके बाद आपने यहाँ लगा दिया, तो अब इनके बीच का जो डिफरेंस, अब क्या होगा, मिट्टी जब आपके खेत की शुष्क हो जाएगी, तेज हवा जब आएगी तो वह क्या करेगा, आपके खेत में आपके खेत का जो धूल कण होगा, मिट्टी का जो ऊपरी परत होगा जो शुष्क है, वो उनको उड़ा के फिर दूसरे के खेत में या आपके खेत से दूसरी जगह लेके जा सकता है। तो इनको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में आप छोटे छोटे पौधों को यानी घास या फिर छोटे छोटे पौधों को आप लगा सकते हैं। इनसे क्या होगा, जब भी हवाएं चलेगी ना, तो हवाएं किसी भी डायरेक्शन से चले तो ये आपके खेत की जो शुष्क मिट्टी है, जो धूल कण के रूप में है, जब तेज हवा उनको लेकर जाना चाहेगी तो वो इन पौधों से टकराकर आपके खेत में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से भी हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। किन क्षेत्रों में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, यानी जिन क्षेत्रों में पवन से मिट्टी का अपर्दन होता है उन क्षेत्रों में हम पट्टिका कृषि को अपनाकर पवन अपर्दन को रोक सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे है, रसायन का उचित प्रयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। यानी हम जो अपने खेत में, कल के वीडियो में मैं बता रहा था कि इंसान जो है यानी हम मानव जो हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को छोड़कर हमने जो लोभ लिप्सा अपनाई है, हमने जो लोभ करना शुरू किया है, इनसे भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। किसान क्या करते हैं, ज़्यादा फसल का उत्पादन करने के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैवी रासायनिक खाद का, उर्वरक का हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम क्षेत्रफल में, कम ज़मीन पर हम ज़्यादा फसल का उत्पादन कर सकें। इसके लिए हम ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करने के वजह से हमारे मिट्टी का जो गुणवत्ता है उनमें बहुत ही ज़्यादा ह्रास आती है या फिर उनकी गुणवत्ता कम होते जाती है। ठीक है, तो हमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना करके हमें जैविक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। रासायनिक खाद का प्रयोग कम और जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि आपके खेतों से हो सकता है 1-2 फसल कम उत्पादन होगा, लेकिन आपके मिट्टी की कभी भी गुणवत्ता कम नहीं होगी। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारत का एक कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 100% जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टार देके लिखा है कि एंडिन नाम का जो रसायन होता है यह मेढक के प्रजनन को रोक देता है। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न बनता है कि वह कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को रोक देता है, तो आप क्या बोलिएगा, एंडिन। क्या बोलना है आपको, एंडिन। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रश्न क्या बनेगा, वह कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को रोक देता है, तो आप क्या बोलिएगा, एंडिन नामक रसायन। आगे है अब कुछ स्टार पॉइंट, स्टार नहीं, कुछ मैंने एक जो थोड़ा सा हमारे चैप्टर के बीच का छोटा छोटा टॉपिक था जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप इसके बारे में लगभग जानते भी होंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या है,
तो आप क्या बोलिएगा, वह कृषि योग्य भूमि जिस पर अधिक समय तक खेती ना की गई हो, जिसे उर्वरता बढ़े, वह प्रतिभूमि है। यानी किसान कभी कभी क्या करते हैं, जिनके पास ज़्यादा लैंड होता है, वह फसल उत्पादन के बाद लंबे समय तक खेत को यूं ही पड़ती छोड़ देते हैं, ताकि मिट्टी की जो गुणवत्ता है वह फिर से बन जाए या फिर वो बरकरार रह सके, उनमें कमी ना आए, ताकि वो धीरे धीरे बढ़ भी जाए। तो उनको हम कहेंगे प्रतिभूमि। प्रतिभूमि किसको कहेंगे, वह कृषि योग्य भूमि, याद रखिएगा, प्रतिभूमि कृषि योग्य भूमि होता है वह कृषि योग्य भूमि जिस पर अधिक समय तक खेती ना की गई हो, लंबी समय तक क्यों नहीं की गई हो, ताकि उसकी उर्वरता बढ़ सके, तो वह क्या कहलाएगा, प्रतिभूमि कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद है कृषि योग्य भूमि क्या है, तो वह भूमि जिसको जोता या बोया जाता है, बोया जा सके, उनको हम कहेंगे कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि किसे कहेंगे, वह भूमि जिसको रोपा या बोया जा सकता है, जिसमें बोया जा सकता है, उनको हम बोलेंगे कृषि योग्य भूमि। उसके बाद है बंजर भूमि। तो बंजर भूमि किसको बोलेंगे, वह भूमि जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, हम वैसे भूमि को क्या बोलेंगे, बंजर भूमि बोलेंगे। बंजर भूमि किसको बोलेंगे, वैसा भूमि जिसका कोई उपयोग नहीं होता, वह बंजर भूमि। कृषि योग्य भूमि किसको बोलेंगे, वह भूमि जिसको जोता या बोया जा सकता है, या फिर वैसा भूमि जिस पर फसल का उत्पादन होता है, हम वैसे भूमि को क्या कहेंगे, हम वैसे भूमि को कहेंगे कृषि योग्य भूमि। ठीक है। चलिए आगे है चारागाह। चारागाह का क्या मतलब है, तो चारागाह तो वह घास भूमि जिसका उपयोग पशुओं को चराने के लिए किया जाता है, हम वैसे क्षेत्र को क्या कहेंगे, चारागाह कहेंगे। चारागाह मतलब पशुओं को चराने के लिए जो भूमि होता है, उनको हम कहेंगे क्या, चारागाह। ठीक है। उनके बाद है मृदा अपरदन। इसके बारे में हम आपको बताए थे, विभिन्न माध्यमों से मृदा की परत के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन किसको कहेंगे, तो भूमि का एक जगह से दूसरे जगह प्राकृतिक माध्यमों से जाना ही मृदा अपरदन है, या फिर विभिन्न माध्यमों से मृदा के परत के स्थानांतरण जो होता है, वह किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो मृदा अपरदन, यानी जो होता है उनको क्या कहेंगे, हम मृदा अपरदन कहेंगे। ठीक है। उनके बाद है जलोढ़ मिट्टी। इनके बारे में तो आप एकदम से अपने दिमाग में इनको बैठा लीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। बांगर मिट्टी किसको कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या मतलब है और नवीन का क्या मतलब है, तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि हमारे गांव में आते हैं बांगर वाला, और बांगर वाला क्या खरीद के जाते हैं, पुराने सामानों को, पुरानी वस्तुओं को खरीद के लेके जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, बांगर मिट्टी किसको कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे, खादर मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या है कि जब बाढ़ के माध्यमों से जब पानी अपने साथ मिट्टी को बहा कर लाती है, तो वह जब जिस क्षेत्र में वह मिट्टी जाके बैठ जाती है, मिट्टी के ऊपरी हिस्से पर, हम उसको कहेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी, और जो उसके नीचे का मिट्टी होगा उनको हम बोलेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। उसके बाद है हमारा भूमि निम्नीकरण। तो ये क्या है, तो मानव क्रियाकलापों के कारण भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना ही क्या कहलाएगा, भूमि निम्नीकरण कहलाएगा। ठीक है। तो आज एक छोटा सा ही वीडियो था और छोटी छोटी बातें थी जिनके बारे में जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। मैंने आपको हर एक वीडियो में यह कहा है, और मैं यह आपको फिर से मैं कहता हूँ कि आप तैयारी कीजिए अच्छे अंक के लिए, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ साथ आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए सभी सब्जेक्ट का। तो हमारे चैनल के सभी फैकल्टी यह 100% सुनिश्चित करेंगे कि आपको ज्ञान हो, ताकि आप अपने समाज में, अपने घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको भी आप कुछ समझा सकें, उनको पढ़ा सकें सॉरी, उनको बता सकें। और अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो सभी वीडियो को बारीकी से देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको
यह सुनिश्चित नहीं करूँगा कि 450 500 एकदम नंबर आप ले आइए। अगर आपको यही लाना है तो फिर आप कैप्सूल गाइड, गैस पेपर ये सब खरीद लीजिए, फिर इतने डीप से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि आपको 11th 12th फिर कंपटीशन में आपको 10th का पढ़ा हुआ वहाँ पे आपको हेल्प करे, तो आपको बारीकी से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसका PDF चाहते हैं तो PDF को प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक नाम से दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस हमारे चैनल का टेलीग्राम पर भी नाम है कौन सा, तो नॉलेजपुर। ठीक है, इनके याद रखिएगा, दोनों साइड में किताब का लोगो है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। इनके साथ साथ ही उन्हीं टेलीग्राम लिंक के जस्ट नीचे में एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जिसका नंबर है 6204849162। इस नंबर पर आप अपना नाम और नाम के साथ में आप किस शहर से हैं ये लिख के आप सेंड कर दीजिएगा, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पहले से ही बहुत सारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर आप अपने दोस्तों से डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। जो भी आपके पास PDF या कुछ भी जानकारी नहीं है वो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इनके साथ साथ ही आप यहाँ पे क्वेश्चन यानी अपने डाउट को भी, किसी भी जिस सब्जेक्ट में आपको समस्या है यहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक क्या कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं बैठे हैं, नहीं तो कान के नीचे लगा के आपसे मैं लाइक करवा लेता। तो लेकिन आप समझदार हैं, आपको मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार में जो भी 10वीं का पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ, और इनके साथ साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से ही आपका जो परिवार है नॉलेजपुर यह बड़ा हो सकता है, और धीरे धीरे हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं। तो इसमें आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा रहा, और आगे भी आपके सहयोग से ही नॉलेजपुर ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो अब हम ये हमारा इकाई का जो था भूमि संसाधन यह समाप्त हो गया है। हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।